नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज एक बहुत गंभीर चर्चा आपके सामने ला रहा हूं। है तो बॉलीवुड से जुड़ी हुई, लेकिन उसका रिश्ता बड़ा जबरदस्त है पॉलिटिक्स से। और मेरी व्यक्तिगत मुलाकात भी कई बार होती रही है एक जर्नलिस्ट के रूप में, जब पहली बार ये शख्सियत भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। मैं बात कर रहा हूं स्मृति जुबिन ईरानी के बारे में। एग्जैक्ट तो मुझे ना साल मुझे मालूम नहीं है। जिस साल ये भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्षा बनी थी, उसी वक्त एक दो बार मेरी मुलाकात हुई और एक दो पत्रकार की हैसियत से एक दो पार्टीज में मुलाकात होती रही। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं स्मृति जी से। हाँ, लेकिन मैं स्मृति जी को जानता हूं। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझे जानती हैं कि नहीं जानती। स्मृति जी को तो पूरी दुनिया जानती है। अब स्मृति जी किसको कितना जानती हैं आज के दिन में कहना मुश्किल है, लेकिन ये मैं उस दौर की बात कह रहा हूं जब स्मृति जी को सीरियल के अलावा पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग जानते थे। और ये निश्चित रूप से 2007 के पहले की बात है, 2010 के पहले की बात है। तब मैं स्मृति जी से आज से लगभग कम से कम 17-18 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूं। और जैसा कि आपको मालूम है, मेरी मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं राजनीतिज्ञों के पीछे जाता नहीं हूं, उनसे मिलता नहीं हूं। कभी अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ जाए तो मिलता हूं, वरना मैं राजनीतिज्ञों से दूर रहता हूं। ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञों से मेरे बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। मिलते रहता हूं, ये अलग बात है, लेकिन मेरी कोई आदत नहीं है कि राजनीतिज्ञों के पीछे पीछे चलूं और ठकुर सुहाती करूं कि आप बड़े अच्छे हैं, बड़े महान हैं और आपने बड़ा सुंदर काम कर दिया है। ये सब करने की मेरी आदत नहीं है। मैं पत्रकारिता को समझता हूं कि हमेशा सवाल पूछा जाना चाहिए नेताओं से और ब्यूरोक्रेट से, जिनके पास असली सत्ता होती है। सत्ता से सवाल पूछिए, हनक के साथ पूछिए, बेधड़क पूछिए, निडर होकर के पूछिए और बेखौफ होकर के पूछिए। तभी वो आपके सेवक के रूप में जाने जाएंगे। वरना अगर पत्रकार भी उनसे ठकुर सुहाती करने लगेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप वॉइस ऑफ वॉइसलेस हैं, तो आप में भी एक शक्ति है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका ये अ, अहंकार है, इसलिए आप नेताओं को तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल नहीं। हम जिस पेशा में हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये अहंकार का विषय नहीं, ये स्वाभिमान का विषय है कि आप स्वाभिमानी बने रहिए और नेताओं को पजामे में रखिए। उनसे सवाल पूछिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। उनका काम प्रतिनिधि होकर के लोगों की सेवा करना है। इसलिए पत्रकारिता का ये उसूल है कि अपने जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके साथी तो बनिए, लेकिन उसकी हां में हां मत मिलाइए। तो हमारा रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ता नेताओं के साथ मित्रों यही रहा है। इसलिए हमारे बहुत सारे नेता मित्र नहीं बने अपने सक्रिय पत्रकारिता के करियर में भी, आज भी। हाँ, लेकिन मैं जानता हूं स्मृति को, अब इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं हैरान हूं, वो स्मृति ईरानी जो कभी एक देश के बड़े नेशनल चैनल में इंटरव्यू देने के लिए गई थी और वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और इसका उन्हें बड़ा मलाल रहा। उन्होंने इस बात का जिक्र कई इंटरव्यू में किया। आप सभी जानते हैं, उस चैनल के बारे में जानते हैं। आजकल वो चैनल एक बड़े औद्योगिक घराने का बन गया है, लेकिन पहले उसको पत्रकार ही चलाते थे और देश के बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार चलाते थे उसको। उस चैनल में वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी, उनका साक्षात्कार में नहीं हुआ। फिर वो आ, काबिलियत बहुत जबरदस्त थी, एक्टिंग की में महारत थी। स्मृति ईरानी वैसे तीन बहनें हैं और इनके पिता हाफ मराठी हैं और हाफ पंजाबी हैं। माता बंगाली हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं, बड़ी बहन थी हैं। तो थोड़ा शुरुआती संघर्ष भी इन्होंने किया। इन्होंने मैकडॉनल्ड में भी नौकरी की है और ये बड़े शान से बताती हैं कि हमने मैकडॉनल्ड जैसे में भी नौकरी मुझे करनी पड़ी है। बड़े संघर्ष के बाद हम ऊपर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्मृति का जीवन एक संघर्ष से
भरा है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता है। 2000 में एक सीरियल आया और वो सीरियल घर-घर में पहुंच गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। 2000 से लेकर 2008 तक वो सीरियल चलता रहा और लगातार 7 वर्ष तक टेलीविजन के इतिहास में लगातार नंबर 1 सीरियल बना रहा और उसकी लीड भूमिका में स्मृति ईरानी थी, जो तुलसी बिरयानी बनी थी उस सीरियल में। 2008 तक तो ये इन्होंने सीरियल में काम किया, हालांकि 2008 के पहले ही इनका राजनीति में धीरे-धीरे प्रवेश होना शुरू हो गया था और ये राजनीति में आ गई थी। राजनीति में रहते हुए लेकिन उस तरह से प्रचलित नहीं थी। लोग इन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में ही जानते थे। खैर, एक्टिंग इनकी 2008 में खत्म हुई, फिर ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और फिर तो इतिहास बन गया। लगातार स्मृति ईरानी नई ऊंचाइयों को छूती रही। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी ही मुलाकात हुई तब जब ये खुद भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी और उसके बाद इन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। कहते हैं कि आला कमान का विशेष आशीर्वाद है इनके ऊपर। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उसकी वजह से ये आगे बढ़ती गई। लेकिन एक दौर था जब नरेंद्र मोदी की मुखालफत करने के लिए ये अहमदाबाद में उतरी थी और उसके बाद मुखालफत करते करते नरेंद्र मोदी की कृपा इनके ऊपर हो गई और ये फिर नरेंद्र मोदी के समर्थक बन गए। कब ये मुखालफत करते करते समर्थक बन गए, ये इनको इस बात का भी एहसास नहीं रहा। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही थी, यकायक इनको सरकार में अच्छी बातें देखने को मिली और फिर ये नरेंद्र मोदी के साथ हो लिए और फिर आलाकमान का इनके ऊपर विशेष दृष्टि रहा। फिर इनका मेटॉरिक राइज हुआ। राइज तो इस प्रकार का था मित्रों कि 2014 में इन्हें राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी का टिकट मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे अमेठी से ये चुनाव लड़ी। दुर्भाग्यवश चुनाव हार गई। हारने के बाद मोदी की पहली कैबिनेट में, आप कल्पना कीजिए मेटॉरिक राइज का, मोदी की पहली कैबिनेट में कद्दावर मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स, शिक्षा मंत्री बन गई। पहली कैबिनेट मोदी की, जो एक चिर प्रतीक्षित अरमान था नरेंद्र मोदी का कि देश का वो प्रधानमंत्री बने, उनके लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले। खैर, बन गए, जनता का आशीर्वाद हुआ और पहले ही इसमें 282 सीट आ गई भारतीय जनता पार्टी की। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बीजेपी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 282 सीट पाकर के कोई जो अलाय थे उनकी भी इनको कोई आवश्यकता नहीं, हालांकि उन्होंने अलाय पार्टनर को बनाए रखा साथ में। खैर, ये मैं छोटा रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं स्मृति ईरानी के बारे में। लेकिन ये रेफरेंस जानना आपको बहुत जरूरी है। 2014 में जब राहुल गांधी से ये चुनाव हार गई, उसके बाद पहली कैबिनेट में ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बनाई गई, शिक्षा मंत्री बन गई और फिर तो कहना ही क्या, पूरे देश में स्मृति ईरानी का डंका बजने लगा। पार्लियामेंट में भाषण की बात हो, मीडिया को ब्रीफ करने की बात हो, त्योरियां चढ़ी रहती थी। मीडिया वाले अगर थोड़ी सी बायां दायां बोल दे तो मीडिया वालों को औकात दिखाने लगती थी, डांट देती थी, डपट देती। ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। जब मीडिया वाले इनसे सवाल करते थे तो मीडिया वालों को ये बोलने लगी कि आपके मालिक को ही फोन कर देंगे। कभी आप हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता की बात कह करके बोलने लगे कि आप जो हैं हमारी जनता का अपमान कर रहे हैं, हमारे वोटर का अपमान कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपके मालिक को फोन कर दूंगी। इस तरह का व्यवहार हो गया स्मृति ईरानी का। 5 वर्ष में ही स्मृति ईरानी वो स्मृति ईरानी नहीं थी जो स्मृति ईरानी मैकडॉनल्ड में काम की थी, जो स्मृति ईरानी एक टेलीविजन चैनल में रिजेक्ट हो गई थी,
वो स्मृति ईरानी के ऊपर खुमार ऐसा चढ़ा कि स्मृति ईरानी फिर तुलसी बनी और तुलसी के बाद वो एक्ट्रेस बनी, घर घर में घुस गई, पॉपुलैरिटी हो गई और उस पॉपुलैरिटी का खुमार ऐसा चढ़ा कि पत्रकारों को सरेआम धमकाने लगी। और कई ऐसे वाकये आए जब पत्रकारों को ये धमकाती हुई देखी गई। खैर 5 साल जो इनका कार्यकाल चला, सब लोग इनके सामने नतमस्तक हो गए और ये पावर गैलरी में बड़ी चर्चा हुई कि इतनी अहंकार में स्मृति क्यों है। और उसका लब्बो-लुआब ये निकाला गया कि अहंकार में रहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की चहेती नेता हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का विशेष आशीर्वाद है स्मृति ईरानी के ऊपर। इसलिए स्मृति ईरानी किसी को लगाते नहीं है। लोग तो यहां तक चर्चा करते हैं कि पीएमओ में डायरेक्ट फोन करने की जो औकात अगर किसी कैबिनेट मिनिस्टर को थी तो स्मृति ईरानी को थी। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पावर गैलरी की चर्चा मैं बता रहा हूं। और चर्चा जब पावर गैलरी में होती है तो यूं ही नहीं होती है, उसके कुछ ना कुछ आधार होते हैं। तो पावर गैलरी में ये चर्चा हुई, प्रधानमंत्री कार्यालय अगर सीधे कोई फोन करने की किसी कैबिनेट मिनिस्टर को हिम्मत है तो वो स्मृति ईरानी है। और बहुत सारे मुझे मेरे मेरे व्यक्तिगत बहुत सारे मित्र जो कैबिनेट में थे, मोदी की कैबिनेट में, मैंने उनसे भी पूछा तो उन लोगों का भी ये नहीं कहना था कि स्मृति ईरानी की ये हैसियत है, ये तो नहीं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम लोग सीधे नहीं बात करते हैं। हम लोगों को जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई संदेश नहीं आता है या कोई आदेश नहीं आता है, तब तक हम लोग अपने से, हाँ कोई ऐसी ही बात होती जिसमें कि आवश्यकता है उनको जानकारी देने की, तो वो जानकारी देते हैं। लेकिन इनका फोन करना जो था वो बिल्कुल अलग था। बाकी कैबिनेट मिनिस्टर का जो फोन करना था वो बिल्कुल अलग था। तो लोगों में ये चर्चा शुरू हो गई कि चूंकि ये प्रधानमंत्री की कृपा पात्र है नेता, इसलिए इनका ये अहंकार हो गया है। और क्यों नहीं हो, जब आप चुनाव हार जाते हैं, कहीं नहीं होते हैं सीन में, बड़े बड़े सूरमा का टिकट कट गया, बड़े बड़े सूरमा चुनाव जीत के आए तो कैबिनेट में जगह नहीं मिली। तो क्या थी स्मृति ईरानी? ऐसा कौन कौन सा गुण था स्मृति ईरानी में? कोई स्कॉलर थी, कोई साइंटिस्ट थी, क्या थी स्मृति ईरानी जो इनको चुनाव हारने के बाद कैबिनेट में शामिल कर लिया गया? और शामिल किया गया तो किया गया, जो मंत्रालय मिला वो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री मिला, शिक्षा मंत्री का कार्यभार मिला, जिस पर कि मैं पावर गैलरी की बात बता रहा हूं। बड़े सारे मोदी के करीबी लोग, मैं एक पत्रकार को जानता हूं, बहुत बड़ी संपादक रही वो एक मैगजीन की, जिन्होंने मोदी के ऊपर किताब लिखी और उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, बड़ी सीनियर हैं वो। उन्होंने मोदी के ऊपर किताब लिखी। उनको बड़ी आशा थी कि जब मोदी सत्ता में आएंगे तो शिक्षा में सुधार के लिए उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह जरूर मिलेगी। वो सोचते रहती थी, नाम लेना उचित नहीं है, उनकी इच्छा थी ये। एक जमाने में वो लेफ्ट लीनियंट पत्रकार थी, जेएनयू से भी उनका संबंध था, लेकिन वो अब मुखर होकर के मोदी के समर्थन में उतर चुकी थी। मोदी के लिए उन्होंने किताब लिखी और मोदी के ऊपर लिखी गई किताब का विमोचन और कोई नहीं, स्वयं मोदी के बड़े घनिष्ठ मित्र अरुण जेटली ने किया, और वो भी अहमदाबाद में किया। हालांकि वो मोदी के हाथों किताब का विमोचन करवाना चाहती थी, लेकिन उनका विमोचन अरुण जेटली ने किया। मोदी ने कहा कि मेरे ही ऊपर किताब लिखी गई है, मैं ही विमोचन करूं, ये अच्छी बात नहीं है, किसी और से कीजिए, और एक ब्रिलियंट मित्र हमारे हैं अरुण जेटली साहब, उनसे करवाइए। ये और बात है कि अरुण जेटली साहब ने उनकी किताब का विमोचन किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पत्रकार महोदया का राफ्ता अच्छा नहीं रहा अरुण जेटली जी के साथ। वो अरुण जेटली जी के ही खिलाफ उतर गई मैदान में, और इस सब का उनको नुकसान भुगतना पड़ा। तो उनको ये आशा थी कि चूंकि उन्होंने मोदी के ऊपर किताब लिखी है, काफी उनका स्कॉलरशिप जो है वो लोगों को दिखा है, कम से कम मोदी को दिखा है,
और वो इतने दिनों से एजुकेशनिस्ट रही हैं, एक मैगजीन की संपादक रही हैं, बड़ी पत्रकार हैं, चर्चित पत्रकार हैं, दुनिया उन्हें जानती है, तो उन्हें कोई ना कोई भूमिका मोदी कैबिनेट में मिलेगी, कम से कम एजुकेशन मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ बात मिल जाएगी। लेकिन जब स्मृति ईरानी को एजुकेशन मिनिस्ट्री मिला, आप हैरान हो जाएंगे कि पत्रकारों की एक मंडली पूरी तरह से मोदी के खिलाफ हो गई और उसमें बहुत कुछ आधार भी था। लोग ये पूछने लगे कि आखिर मोदी को स्मृति ईरानी में कौन सा ज्ञान झलक रहा है, क्या उन्होंने किया है, कौन सी डिग्री उन्होंने ली है। आप हैरान हो जाएंगे कि स्मृति ईरानी स्वयं ग्रेजुएशन भी वो दूर दूरस्थ सेवा जो होती है एजुकेशन की, उससे उन्होंने प्राप्त किया है और कोई रेगुलर उन्होंने कॉलेज नहीं किया है। अब डिस्टेंस एजुकेशन से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है। अब क्या किया है नहीं किया उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने रेगुलर कॉलेज का मुंह नहीं देखा और वो शिक्षा मंत्री बनाई गई। तब बनाई गई जब वो खुद चुनाव हार जाती हैं। तो चलिए ये बात हो सकती है कि राहुल गांधी से तो चुनाव हारना ही था पहली बार। भाई अमेठी में कांग्रेस पार्टी और उसमें भी नेहरू गांधी फैमिली का वो पूरा गढ़ है अमेठी और रायबरेली। वहां से तो कोई भी उम्मीदवार होता तो चुनाव हारता ही हारता। तो चलिए एक तर्क दिया जाता है कि नहीं, स्मृति ईरानी को बलि का बकरा बनाया गया, वहां से तो चुनाव हारना ही था, वो हार गई तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। और इसलिए चूंकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने का हिम्मत दिखाया, इसलिए उनको रिवार्ड मिला है। इसमें कोई दम नहीं है, इस तर्क में कोई दम नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, क्यूबाइड नेटवर्क बड़ी ईमानदारी से जो सच बात है वो सच बात आपके सामने रखेगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस सरकार के इस तर्क में कोई दम नहीं था कि चूंकि राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ी और इसका रिवार्ड उनको मिला है एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेकर के, तो ये बात जची नहीं। बड़ी आलोचना हुई सरकार की, बड़ी किरकिरी हुई। कुछ दिनों के बाद उनकी मिनिस्ट्री में थोड़े दिन तो रखा गया। बाद में जब ये बात पता चली पीएमओ को या आलाकमान को, संगठन को, तो उनके खिलाफ भीतर ही भीतर मोर्चा खुल गया और आखिर में कैबिनेट को रिसफल किया गया। उनसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ले ली गई और फिर अलग अलग मिनिस्ट्री में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री में उनको काम करने का मौका मिला। खैर 2019 का वक्त आ गया। 2019 में ये दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ी और इस बार उन्होंने राहुल गांधी को पटकनी दे दी, जीत कर आ गई। मिनिस्ट्रियल बर्थ कंफर्म था, इस बार तो सिकंदर थी वो। तो जब हारी हुई नेता को कैबिनेट में मौका मिल गया, तो जीती हुई नेता को तो मिलना ही मिलना था। 2019 में जीत करके आई, कैबिनेट में मौका मिला, फिर मिनिस्टर बन गई। लेकिन इस बार उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री जैसा मजबूत मिनिस्ट्री नहीं मिला, दूसरी मिनिस्ट्री मिलती रही, एक कैबिनेट मिनिस्ट्री। तब तक इनको इस बात का एहसास हो गया था कि हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए, हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए। फिर धीरे 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 इनके कार्यशैली में, व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन जब दोबारा ये मंत्री फिर बन गई 2019 में और राहुल गांधी को हरा करके आ गई, फिर इनका मिजाज जो है सो चढ़ने लगा और फिर वही व्यवहार शुरू हो गया। फिर वही दबंगियत शुरू हो गई इनकी, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। लोगों में ये मैसेज था कि साहब आला कमान का आशीर्वाद है, जो कर रही है अच्छी बात है। ये चला। अब इस दौरान इनका और भी साठगांठ हुआ, वो भी मैं बताता हूं आपको किन किन से साठगांठ हुआ। 2024 का आया वक्त, 2024 में फिर ये तिबारा अमेठी से कैंडिडेट हुई और इस बार राहुल गांधी नहीं, गांधी परिवार नहीं, गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं, गांधी परिवार के एक चहेते, जो आप समझिए कि एकदम डिसिप्लिन्ड वर्कर हैं, कांग्रेस के नहीं, गांधी परिवार के, कांग्रेस के नहीं, गांधी परिवार के डिसिप्लिन्ड वर्कर हैं, केएल शर्मा।
केएल शर्मा नाम के व्यक्ति ने, एक साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इनको चुनाव में हरा दिया। तब जबकि पॉपुलैरिटी टॉप पर थी मोदी की, और जो उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसका शिकार स्मृति ईरानी भी बनी और चुनाव हार गई। और इस हार के बाद, चूंकि पहले से इनका स्टॉक थोड़ा सा कम हो गया था, तो इस चुनाव के बाद इनको अपेक्षा थी कि फिर भी शायद इनको कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। अगर हार गई हैं तो कहीं से राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा। इस बीच में खबर उड़ती रही कि स्मृति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगी। इस बार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनी ही थी, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का बना दिया जाए। ये चर्चा चली, अभी भी शायद हो सकता है वो रेस में हो, स्मृति ईरानी इस रेस में हो। क्यों वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, क्यों बन सकती है वो भी मैं बताता हूं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक नाम तय नहीं हुआ, राज्यसभा का वर्थ उन्हें मिला नहीं, मिनिस्ट्री एक बार तीसरी दफा मिली नहीं, खाली हो गई स्मृति ईरानी। इस दौरान स्मृति ईरानी ने, जब वो कैबिनेट में लगभग 10 साल रही, उस दौरान उन्होंने एक अच्छा काम किया। देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्यमियों के साथ दोस्ती गांठ ली, और उसमें माननीय अंबानी जी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति, जिसको मैं माफिया कहता हूं, बिल गेट्स, उनके साथ भी इन्होंने दोस्ती गांठ ली। और बिल गेट्स के आमंत्रण पर तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी घूम आई, स्विट्जरलैंड भी घूम आई। अब ये सब संदेश पीएमओ में जाता रहा कि ये जो हॉबनॉबिंग चल रही है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। अब ये बात क्या आलाकमान को खटका, या ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्या बात हुई नहीं हुई, गॉड नोज। लेकिन ये सच है कि बड़े व्यवसायियों के करीब स्मृति ईरानी पहुंची। अब वो, चूंकि वो कैबिनेट की मिनिस्टर थी, मिनिस्टर की हैसियत से मिल रही थी, या मिनिस्टर की हैसियत के बियॉन्ड, चूंकि वो एक स्मृति ईरानी रही हैं, कि टेलीविजन स्टार रही हैं, वो भी एक आकर्षण रहा होगा मिलने का। अब जो कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के सीधे संपर्क में थी, उनसे इन्होंने अच्छी खासी दोस्ती गांठी और अपना रुतबा और बढ़ाया। और ये स्विट्जरलैंड की भी सैर कराई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। और जिस दौरान कोविड-19 का ये खेल चल रहा था, उस दौरान उस फोरम की ये मेंबर बनी। इनको नहीं मालूम, इनको ये सब कुछ नहीं, ये तो मैकडॉनल्ड में काम करती थी। अभी भी मैं नहीं समझता हूं कि इनका इतना विजन है कि ये इतनी महान हो गई हैं, जो इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, उसका एजेंडा क्या है, वो क्या करना चाहता है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, कर्टन के पीछे क्या क्या खेल चल रहे हैं, इसकी इनको समझ नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आज भी अगर मैं पूछ लूं कि रॉकफेलर के साथ क्या क्या खेल चल रहा है, ओपन सोसाइटी का क्या खेल है, तो ये जानती तो सब कुछ है, या हो सकता है जानबूझ करके अनजान बन जाए। तो जब इनको एक इंटरनेशनल गैंग इनके पीछे खड़ी हो गई, तब फिर इनका फिर साथ में आसमान पर चला। अब क्या ये कारण है बिजनेसमैन के साथ सीधे संबंध में आने से, क्या इनका दोबारा कैबिनेट में शामिल होना रह गया, या राज्यसभा का पद नहीं मिला, या राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम चल रहा था वो नहीं चला? अब एक मास्टर स्ट्रोक आ रहा है। मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, आखिर हुआ क्या स्मृति ईरानी के साथ? मैं यकायक स्मृति ईरानी की चर्चा करने क्यों लगा? स्मृति ईरानी 29 जुलाई से दोबारा एक बार टेलीविजन के रुपहले पर्दे पर दोबारा आ रही है, और इससे इस बार स्टार ग्रुप की फिर से एक बार बनने वाली है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में वही तुलसी बिरयानी की भूमिका में लौट रही है। और जब इनसे लोगों ने पूछा कि आप टेलीविजन में वापस लौट रही हैं, कहां तो आप कैबिनेट मिनिस्टर, कहां आप टेलीविजन में जाकर के फिर से वही रोल कर रही हैं जो 2000 में कर रही थी। मतलब जब मैकडॉनल्ड का नौकरी छोड़ी थी और तब जो आपको रोल मिला था, आप वहीं पहुंच गई हैं वापस।
आप कैबिनेट मिनिस्टर, आप बिल गेट्स के साथ बैठ रही हैं, आप मुकेश अंबानी जी के साथ बैठ रही हैं, और फिर वही तुलसी बिरयानी बनने जा रही हैं आप। तो लोगों को अचंभा हुआ, क्योंकि ठीक है वो घर घर तो पहुंचेगी, सीरियल से पहुंचेगी, एक्टिंग उनकी कला है, कला में महारत उनको हासिल है, करना चाहिए सबको। लेकिन वो जिनको कि इनकी आवश्यकता नहीं, उस वक्त हो सकता है कि वो नेम के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए वो काम कर रही हो। आज के दिन में ना इन्हें पैसे की कमी है और ना ही नेम फेम की कमी है। 10 साल तक अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो तो उसके नेम फेम की में क्या कमी हो सकती है, और वो भी जो पुरानी इतनी नामी हस्ती रही हो। तो स्मृति ईरानी को लगा कि अगर मैं सांसद भी नहीं हूं, कैबिनेट में भी नहीं हूं, पार्टी में कोई पोजीशन नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर लंबे समय तक मैं पब्लिक ग्लेयर से बाहर रही तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाऊंगी। इनका खौफ सताने लगा स्मृति ईरानी को, और लगने लगा कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत बुरी स्थिति पैदा करेगी। फिर दोबारा, अब भाई जहां मुकेश अंबानी दोस्त हैं, जहां बिल गेट्स दोस्त हैं, तो एकता कपूर की क्या औकात है। और एकता कपूर को अगर सीधे स्मृति ईरानी फोन कर दे तो एकता कपूर आज के दिन में क्या क्या बेचती हैं। ऐसे ऐसे सीरियल तो स्मृति 2 मिनट में खड़ी कर दें। और अब तो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिकान का धर्मा प्रोडक्शन में 50% स्टेक है। क्या पता एकता कपूर के भी प्रोडक्शन में, बालाजी में भी वो खरीद लें, एक फोन कर दें यहां से कि ले लो स्टेक, तो वो भी हो जाए। तो लेकिन लोगों के मन में ये शंका हुई कि नेम फेम पैसा सब कुछ मिल गया उनको, फिर ये दोबारा ये तुलसी बनने क्यों गई है। और अब तुलसी की वही वापसी होगी, वो ठीक है, पॉपुलैरिटी होगी, बन जाएगी, होगी कि नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आज 2000 और 2007-8 की स्थिति नहीं है। आपके साथ सामने आपके आंखों को कंज्यूम करने के लिए एन नंबर ऑफ मटेरियल्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि उस तुलसी को एक बार जो नया जनरेशन है वो स्वीकार भी कर ले, या पुरानी पीढ़ी के लोग अगर स्वीकार करें भी तो उस तरह से स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता हैं, उसके लिहाज से भी आपके दर्शक वर्ग हो सकता है कम हो जाए, संभव है, मुमकिन है कि हो सकता है कम हो जाए, लोग चिढ़ जाए। जो कांग्रेस के समर्थित महिला हो या पुरुष हो वो कहेंगे मैंने ऐसा सीरियल देखना ही नहीं है। अखिलेश यादव के समर्थक जो महिलाएं होंगी या पुरुष होंगे वो कहेंगे मुझे इसका सीरियल देखना ही नहीं है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, ये ध्यान रहे, ये बड़ा रिस्क है। जब आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं, वापस लौटती हैं, तो ये एक रिस्क है। लेकिन एक अच्छी बात मित्रों ये है कि स्मृति ईरानी ये भी संकेत दे रही हैं, जैसे वेस्ट में बड़ा चलन है कि आप पॉलिटिक्स में हैं, आपका टेन्योर खत्म हो गया, मंत्री हैं, संतरी हैं, प्रधानमंत्री हैं, खत्म हो गया, आप वापस अपने पेशे में लौट के चले गए और अपना काम कर रहे हैं। ये यूरोप में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये चलन है। तो इस चलन को, ये अगर ये इस चलन को यहां पर वो इंप्लीमेंट करना चाह रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, बात असल में बिगड़ गई है, और बिगड़े हुए हालात को स्मृति अब ठीक करना चाहती है और वापस अपने विकेट पर लौट करके मैच खेलना चाहती हैं, वही अपना हुनर दिखाना चाहती हैं, वहीं से नेम फेम कमाना चाहती हैं, और उसके बाद ब्रांडिंग करके फिर कहा जा सकता है कि आपके फिर उस ब्रांड वैल्यू का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होगा, जब आपका एक बार दोबारा ब्रांड वैल्यू बन जाएगा, फिर आपको वापस ले आया जा सकता है। तो अभी चूंकि बात बिगड़ गई है, अब इसमें षड्यंत्र किसका है भगवान जाने, क्यों बिगड़ी है भगवान जाने। लेकिन यह बात तय है कि बहुत अच्छी स्थिति स्मृति ईरानी की पॉलिटिक्स में अभी तत्काल नहीं थी। उसका यह नतीजा हुआ है कि स्मृति को वापस सास भी कभी बहू थी में लौटना पड़ा है, बतौर तुलसी बिरयानी तुलसी बियानी। तो ये अब नए तुलसी के अवतार में आप देखिए किसने षड्यंत्र किया, क्या गुल खिल गया, क्या नुकसान हो गया, जिससे
पार्टी में एक बड़ा तबका तुलसी से दूरी बनाने लगी और तुलसी को वापस आपके आंगन में आने के लिए नया नारा देना पड़ा कि मैं वापस आ रही हूं आपके आंगन में खिलने के लिए। हमारी भी शुभकामना है स्मृति ईरानी जी को कि आप आइए, आंगन में खिलिए। लेकिन ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों के साथ मिल-मिल करके जो आपने काम किया है, ये तो अच्छी बात नहीं है। कोविड गैंग, कोविड माफिया के साथ जो आपने काम किया, ये अच्छी बात नहीं है। खैर, आपको तुलसी की भूमिका मुबारक हो। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।